पर लिखा हुआ है स्ट्रेटजी फॉर यूपीएसआई 2023। ये वीडियो मेरे भाई कंप्लीट स्ट्रेटजी, गाइडेंस और कंप्लीट नॉलेज के बारे में होने वाली है कि यूपीएसआई एग्जाम है क्या, किस तरीके से कंडक्ट होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, ठीक है, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, किन सोर्सेज को आप फॉलो करेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको डेली पढ़ाई करनी होगी, कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट पे देना होगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ, प्रेजेंट ईयर का कट ऑफ और नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारा कितना जाएगा, सारी बातें जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूपीएसआई के बारे में बात करें मेरे भाई, तो यूपीएसआई में 3 चीज़ों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो आपके 400 नंबर का पेपर हो गया, यहाँ पर वो बात की जा रही है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे। दूसरा यहाँ पर जो हो जाता है वो हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे हम पीएसटी भी कहते हैं। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब आपकी हाइट हो गई, आपका चेस्ट का एक्सपेंशन हो गया कि सीना कितना आपका फूलता है, ठीक है, कितना नहीं फूलता, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के लिए अलग यहाँ पर जो है वो प्रक्रिया है और पुरुषों के लिए जो है वो अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है, दोनों का अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड जो हो जाता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है, जिसे हम पीईटी कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको रनिंग करनी होती है, मेल का अलग है और मेरे भाई फीमेल का अलग अलग स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो पेपर आप दे सकते हैं वो या तो हिंदी में दे सकते हैं और नहीं तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो क्वेश्चन होते हैं क्या उसे हमें सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखना होता है या फिर वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे एसएससी या बाकी कोई भी एग्जाम हो गया, जिस तरीके से ये सारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में होते हैं, उसी तरीके से आपका यूपीएसआई का पेपर भी जो है वो भी आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए होंगे, उनमें से आपको एक जो है यहाँ पर इसको टिक करना होगा। तीसरी अगर हम बात करें तो टोटल जो सवाल होते हैं वो कुल मिलाकर 160 होते हैं। 40 आपके हिंदी के, 40 मूल विधि संविधान के, 40 आपके रीजनिंग के और 40 आपके मैथ्स के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है यूपीएसआई के एग्जाम में। अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि मेरे नंबर कट जाएंगे गलत अटेम्प्ट करने की वजह से, तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। कहीं पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। जितने भी रहते हैं वो सारे के सारे आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं, हर सवाल के लगभग 2.5 नंबर आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो ये होता है, जो बच्चों को पता नहीं होता, और वो ये होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है, एक तरीके से बैंकिंग की तरह। 35 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में आने चाहिए, यानी मैथ्स में भी 35 आने चाहिए, इंग्लिश आपका रीजनिंग में भी 35 आना चाहिए, ठीक है, मूल विधि संविधान में भी हो गया और हिंदी में भी। यानी अगर 35 नंबर से कम आपका किसी भी पेपर में आता है तो आपका मेरे भाई सिलेक्शन वहां पर नहीं होगा, ठीक है। इस बात का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई दूसरा इसका मेंस नहीं होता, कोई और रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ एक प्री का पेपर होता है और वो 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और इसी में मेरे भाई जो है आप जितना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप उतना परफॉर्मेंस मेरे भाई यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये एग्जाम के पैटर्न होते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि ये 4 सब्जेक्ट हो गए। सामान्य हिंदी हो गया आपका, दूसरा आपका मूल विधि और संविधान हो गया, तीसरा आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे आप रीजनिंग थोड़ा कह सकते हैं, चौथा आपका मेरे भाई मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंट हो गया, या फिर एक तरीके से थोड़ा सा रीजनिंग हो गया, कुछ सवाल इसमें भी रीजनिंग के होते हैं। 40 40 40 40 यानी कुल मिलाकर 160 नंबर, 160 सवाल होते हैं, ठीक है। और हर जो सवाल मतलब यहाँ पर हो गया वो 2.5 नंबर का हो गया। इस वजह से हर सब्जेक्ट 100 नंबर का पेपर होता है। पूरा का पूरा पेपर 400 नंबर का होता है और आपको ये मेरे भाई 2 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना होता है। इसी के आधार पर जो है वो आपका कट ऑफ भी बनता है और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। तो पूरा पेपर कितने का हो गया, तो 400 नंबर का। ये था मेरे भाई पार्ट नंबर 1, जिसको हम कह रहे हैं ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। अब इसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 हमारा हो जाता है पीएसटी, यानी यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। यानी आपके शारीरिक एक तरीके से क्षमता, शारीरिक मेजरमेंट हो गई यहाँ पर, क्योंकि देखिए जितने भी पुलिस की भर्ती हो जाती है या फिर एक तरीके से पारा मिलिट्री की भर्ती होती है, तो उनमें थोड़ी सी लंबाई रिक्वायर्ड होती है। पता चले यहाँ पर कि पुलिस ये इतनी छोटी सी है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जैसे बंदूक चलाने में हो गया या रोकने में हो गया, नाकाबंदी पे और कई सारे जगह पर मेरे भाई जो है वो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अक्सर आप देखेंगे जितने भी ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, छोटे हाइट का कभी भी किसी का ट्रैफिक पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके जैसे मानो अगर हम सीजल में भी बात करें तो जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई उनमें भी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो डेस्क जॉब होते हैं उनमें हाइट और वेट की मतलब इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चूंकि यहाँ पर ये ग्राउंड ड्यूटी है, ग्राउंड ड्यूटी है, तो यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की आवश्यकता होगी और उसके लिए आपको यहाँ पर जनरल है, ओबीसी है या एससी है। तो मेल की हाइट जो चाहिए वो 168 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो है यहाँ पर 79 से लेके 84, मतलब आपको यहाँ पर 79 नॉर्मल हो गया, एक्सपैंड करके 84 तक आपको ले जाना है। और वेट भी आपका 52 केजी, हालांकि वेट को बहुत ज़्यादा उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मिनिमम आपका 52 होना चाहिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। मैक्सिमम आपका कितना भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एसटी की अगर हम बात करें तो उनको थोड़ा हाइट में रिबेट मिलता है, उनका चेस्ट एक्सपेंशन में भी थोड़ा रिबेट मिलता है, लेकिन वजन अभी भी कितना होना चाहिए, तो 52 किलो होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और फीमेल का कभी भी चेस्ट का एक्सपेंशन या ये सब की
रिक्वायरमेंट कहीं पर भी नहीं होती है, ना सिर्फ यूपीएसआई में बल्कि दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम में मेल का ही चेस्ट का एक्सपेंशन यही सब पूछा जाता है, फीमेल का कहीं पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और इनकी जो मिनिमम हाइट चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, तो 40 किलो यहाँ पे। इसके बारे में नीचे लिखा भी है कि मेल्स मस्ट हैव एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर बिना फुलाए अगर आपका सीना 79 का आ रहा है, तो सीना फुला के थोड़ी सी ऐसी लंबी सांस लेके आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यानी 84 तक तो लाना ही लाना होगा। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, एक तरीके से जो आपका टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसमें आपकी सहायता वो करते हैं। ठीक है। साथ में कहा गया फीमेल मस्ट हैव एटलीस्ट 40 केजी एज रिकमेंडेड बाई उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये मैंने भी देखा है, दिल्ली पुलिस में भी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रहता है, वजन को लेकर थोड़ा खेल होता है। कई सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका वजन थोड़ा कम होता है। अब उन्होंने एक तरीके से फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया मान लीजिए, या कैपेबल भी हैं और उनके नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर मानिए वजन 40 किलो से कम में है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर। तो ये छोटा सा डाइट वाइट ध्यान दोगे, 1-2 महीने दोगे तो आराम से जो है वजन अपने 40 किलो तक लेकर आ सकते हो, अगर किसी का वजन कम रहेगा तो। ठीक है। तीसरा जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है हमारा पीटी, जिसको हम फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। और पीटी में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो पीटी में मेरे भाई मेल कैंडिडेट को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर भागना होता है, और फीमेल को 16 मिनट में यहाँ पर 24 किलोमीटर 24 कह रहा हूँ 2.4 किलोमीटर हमें भागना होता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो मुबारक हो मेरे भाई, यहाँ पर आपका फाइनल आप मेरिट लिस्ट के पास में करीब में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो पहले आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिर पीएसटी हो गया, फिर पीटी हो गया, ये 3 प्रोसेस हो गए। जब आप इन तीनों को मेरे भाई क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनली उसके बाद आपका बनता है मेरिट लिस्ट। ठीक है। मेरे सामने मैंने लास्ट के 2 एग्जाम के मेरिट आपको लिए हुए हैं, 2017 का और उसके बाद 2021 का। ठीक है। 2017 में जो जनरल मेरिट गई थी सभी के लिए एक गया था, और यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ थी वो 252.46 थी। ये हमारा कितने में था, तो 400 में। ओबीसी का जो गया था वो 230 था, एससी का 227 था, और एसटी का जो है हमारा 243 करके था। मतलब यहाँ एससी से भी ज्यादा किसका कट ऑफ था, एसटी का कट ऑफ था। और वहीं अभी रिसेंट में उसके बाद 2021 में पेपर हुआ है, 2021 के बाद यूपीएसआई का कोई पेपर हुआ भी नहीं है। ठीक है। और फाइनली अभी जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी सुगबुगाहट है यहाँ पर की पेपर की होने की, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर में क्या है कि वापस से वैकेंसी आने वाली है, हज़ारों की संख्या में वैकेंसी आने वाली है। तो इसी वजह से वापस 2023 में बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा जोश से भरे हुए हैं, जो कि चुनाव का भी समय है, तो यहाँ पर सरकार इस बात को ध्यान जरूर देगी। तो 2021 में अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई है मेल की 316 थी और फीमेल की 296 थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी का, तो यहाँ 305 था और यहाँ फीमेल में 285 था। और ये कट ऑफ हमारा कितने में है, तो ये कट ऑफ हमारा 400 नंबर के पेपर में है। एससी का मेरे भाई 279 था और यहाँ पर 257 था, और बाकी एसटी का यहाँ 244 पॉइंट समथिंग है और ये 223 है। ईडब्ल्यूएस यहीं से इंक्लूड हुआ था, इसके पहले ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो इसी वजह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 303 और 296 पॉइंट समथिंग जो भी है वो हमारा है। कट ऑफ में अगर आप देखेंगे तो काफी ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ था, और यहाँ पर जो है जिन बच्चों के काफी अच्छे नंबर थे तो मेरे भाई सिलेक्शन भी उन्हीं का हुआ यहाँ पे। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था आपका, इसी वजह से दशमलव के बाद कुछ इस प्रकार के आपके नंबर दिख रहे हैं। और यहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, तो यहाँ जब कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो ये सिंपल नहीं, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन था शायद। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपका हुआ था, इस वजह से आपके पॉइंट के बाद वो सारे नंबर रहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है आपको जैसे मैंने बताया कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट हैं, तो कुल मिलाकर ये 4 सब्जेक्ट हैं। स्वाति मैम ने अपने हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में पूरा सिलेबस बता दिया, विक्रमजीत सर ने रीजनिंग के बारे में बता दिया, शिवान सर अपना पूरा यहाँ मूल विधि और संविधान का बताएंगे। हमारा कर्तव्य और हमारा भाग यहाँ गणित में रह जाता है कि गणित में आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो मेरे भाई मैथ्स में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैथ्स के आपके ये टॉपिक पूछे जाते हैं। कंप्लीट एडवांस नहीं पूछा जाता, एडवांस के सिर्फ कुछ ही टॉपिक होते हैं जो मेरे भाई पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक में देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। ठीक है। उसके बाद यहाँ नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो आप नॉर्मल, ठीक है, अगर कोई बच्चा सीजल की तैयारी कर रहा है और वो सोच रहा है कि क्या मैं यूपीएसआई का पेपर दे सकता हूँ जिसके लिए मुझे मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े, तो हाँ भाई बिल्कुल दे सकते हो। मैथ्स का तुम्हारा जो सिलेबस है एसएससी के पैटर्न पर ही है, जो आपका नॉर्मल अरिथमेटिक होता है एसएससी का, वही मेरे भाई यहाँ पर भी पूरा का पूरा पूछा जाता है। और एडवांस में अगर हम बात करें तो डीआई हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री नहीं आता है, और मेंसुरेशन में भी बहुत लिमिटेड पार्ट आते हैं आपके, क्योंकि मैं अभी यूपीएसआई की किताब पे काम कर रहा हूँ और हर सवालों को मैं खुद यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चों के लिए सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर तो बहुत लिमिटेड यहाँ से टाइप्स पूछे गए हैं मेंसुरेशन के, और बाकी कुछ मिसलेनियस पार्ट हो गए। ये जरूर है कि यूपीएसआई का मैथ जो है वो हलवा नहीं है, बहुत ढंग का लेवल का पेपर पूछा जाता है। सीजल मेंस में भी वैसे सवाल नहीं आते हैं जैसा यूपीएसआई में पिछली बार देखने को मिला है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लल्लू पल्लू सवाल है कोई भी आएगा बना के चला जाएगा मेरे भाई। देखो मैथ्स कैसा पेपर है, काफी स्कोरिंग पेपर है। जैसे मान लो कि जीएस हो गया या बाकी सब्जेक्ट हो गए, उनमें थोड़ी संभावना आपकी रहती है सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट मैथ्स ऐसा होता है, मैथ और रीजनिंग हो गया, जो आपको 100% स्कोर आपको दिलाते हैं किसी भी पेपर में। जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हम 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते थे, मैथ्स पे और संस्कृत पे, क्योंकि इनमें 100 में 100 लाने की पूरी संभावना होती थी, नंबर कटने की कहीं पर कोई चांस नहीं होती थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपने थोड़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है तो इनमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, और जितना बेहतर आपका स्कोर होगा मेरिट में आप उतने आगे होंगे और उतने
उतने आगे होंगे मेरे भाई तो सिलेक्शन पहले आप ही का ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैथ्स पर अगर थोड़ा अच्छे से कमांड किया जाए 3-4 महीने तो बड़े प्यार तरीके से इसका सिलेबस कवर किया जा सकता है और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। यूं कह लीजिए पूरा पूरा एडवांस पोर्शन आपका गायब ही है, मात्र यहाँ पर 2 टॉपिक है, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखना है और मेंसुरेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, सवालों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी कैलकुलेटिव होंगे यहाँ पर, तो अपने आप को थोड़ा सा उस तरीके से गियर अप करना होगा और थोड़ा सा पढ़ना होगा। अब रही बात यहाँ पर कि हम आपको किस तरीके से कराएंगे और क्या क्या मेरे भाई पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समझिए, गणित विषय में 100% अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर आप लेकर आ सकते हैं। तो वो यहाँ पर होगा कि सबसे पहले अपने पैटर्न को समझे। मैं कभी भी कहता हूँ कि एग्जाम के लिए मत पढ़ो, एग्जाम को पढ़ो। ठीक है, एग्जाम को अगर तुमने पढ़ लिया ना, एग्जाम के बारे में अगर तुमने जानकारी प्राप्त कर ली ना, तो मेरे भाई कोई भी ताकत आपको उस पेपर को क्रैक करने से नहीं रोक पाएगी। आपको उस एग्जाम को पढ़ना है यहाँ पे कि मुझे मैथ्स में कितना जो है वो कवर करने की जरूरत है, मुझे यहाँ पर रीजनिंग में कितना कवर करने की जरूरत है, कितनी मुझे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कितना यहाँ पर सेट लगाने की आवश्यकता है, किस लिमिट तक मुझे जाना है। ऐसा तो नहीं कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स चला गया हूँ और दनादन दनादन क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ जिसकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो नहीं। अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। जबरदस्ती जब ज्योमेट्री नहीं आ रहा तो उसको मत पढ़ो, अलजेब्रा नहीं आ रहा तो मत पढ़ो, ट्रिगो नहीं आ रहा तो मत पढ़ो। यहाँ पे फालतू के एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलिए। परमिटेशन कॉम्बिनेशन सेट थ्योरी यहाँ पर उतनी ज्यादा उसकी वेटेज नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले टॉपिक यहाँ पर आपका है पेपर में जिनकी ज्यादा वेटेज है उनमें हमने कन्फर्मेशन ज्यादा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण, यानी लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन पर तो अपनी पूरी 100% कमांड रखिए। ठीक है, उनके स्मार्ट अप्रोच को जानने की कोशिश करिए, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करिए कि किस किस पॉइंट पर उसने टारगेट किया था और किस तरीके के उनके सवालों को पूछा था, किस कंसेप्ट पर उसने ज्यादा जोर दिया था, और हम उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट जब मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होंगे तो आपके माइंड में हमेशा ये थॉट रहना चाहिए कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करना है ताकि मेरे भाई आराम से जो है यहाँ पर पूरा का पूरा हम क्लियर अप कर पाए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर परीक्षा के स्तर को समझें कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि भैया तुम यहाँ पर बहुत बड़े टॉपर हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीएस में जैसे बहुत अथा जाने की जरूरत नहीं है, हिंदी में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसको कंसाइज रखिए और मल्टीपल रिवीजन उसका करते रहिए। कोई भी परीक्षा आपके मल्टीपल रिवीजन के आधार पर निकलता है, ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने पे। पता चले इतना करंट अफेयर पढ़ लिया लास्ट टाइम में हम कंफ्यूज हैं ऑप्शन नंबर बी है कि सी है, तो पढ़ना वो किसी काम का नहीं है। असली पढ़ाई मेरे भाई वो होती है जहां पर आप कंठस्थ होते हैं, फिक्स होते हैं कि इसका आंसर तो मेरे भाई यही होगा। ठीक है, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो और मल्टीपल प्रैक्टिस करते चले जाओ। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर समयबद्ध रणनीति बनाओ। यहाँ पर वेट मत करो कि वैकेंसी अब आएगी, सरकार की तरफ से सूचना आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी अलग है यूपीएसआई को लेकर तो मेरे भाई अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो लोग बाद में रेस को स्टार्ट करेंगे ना तो वो बाकी भीड़ का हिस्सा बनेंगे। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको मेरे भाई अपनी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी है। बाकी लोगों को उतना ही मिलेगा जितना आप छोड़ देंगे। कहते हैं ना कि यहाँ पर फेलियर को उतना ही मिलता है जितना सक्सेस पाने वाला उसके हिस्से में छोड़ के चला जाता है। तो आप सक्सेसफुल इंसान बनिए, फेलियर मत बनिए। अपने यहाँ पर जो है तैयारी पहले करिए, अपना शेड्यूल पहले बना लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी पहले बना लीजिए और शुरू से मेरे भाई पढ़ना शुरू कर दीजिए कि मुझे अभी से अपना मैथ्स इतने समय में खत्म कर लेना है, जीएस इतने समय में खत्म कर लेना है, और ये मेरा टारगेट हो ताकि बाद के समय में यहाँ पर जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यूपीएसआई का जो हमारा ये बैच है मेरे भाई, यहाँ पर ये पूरा कॉम्बो बैच ही है, अलग अलग कोई भी बैच नहीं है। रीजनिंग जबरदस्त तरीके से विक्रमजीत सर ने कहा कि वो और यहाँ पर जो अभिमन्यु सर मिलकर आपको कराएंगे। जीएस में शिवान सर और बाकी पूरी की पूरी टीम जो है वो कवर कराएगी। हिंदी में आपकी स्वाति मैम हो गई और बाकी मैथ्स में हम हो गए। जो प्राइस है मेरे भाई वो मैंने कहा है 1500 रुपये है आपका, 1499। 1400 रुपये, 1499 में मेरे भाई जो कंप्लीट सब्जेक्ट है आपका ये कवर हो जाएगा। तो 1499 मेरे भाई कितना है यहाँ पर, तो 1499 यहाँ ध्यान रखिएगा। 1 हो गया, 4 हो गया और 99 हो गया। 1499 रुपये में सारे का सारा जो है कंप्लीट कॉम्बो आपको मिल जाएगा पूर्ण तरीके से। तो अब बाकी जो है शिवान सर आपको बता देंगे अपनी पूरे सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, हमारी तरफ से मेरे भाई इतना था। करना क्या है आपको, तो आप इसको लैपटॉप से भी देख सकते हैं rankersgurukul.com पे, या फिर मेरे भाई हमारा जो एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से बैच ले सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन जो रहेगा वो मेरे भाई कोर्स का 3 से 4 महीने का रहेगा और ये कंप्लीट कवर करेगा। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो यहाँ पर हमारा इंक्वायरी नंबर है 8506003399। आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, इस पर फोन कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मेरे भाई दे दी जाएगी। ठीक है।